हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने फ्री रेडिकल रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है, फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन रिएक्शन, उसके चार मेन टाइप्स होते हैं। एक तो यार फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन। यानी किसी अल्केन पे यदि फ्लोरीन F2 का एडिशन हो रहा हो तो फ्लोरीनेशन कहलाएगा, Cl2 का एडिशन हो रहा हो तो क्लोरीनेशन कहलाएगा, ब्रोमीन का एडिशन ब्रोमिनेशन, आयोडीन का एडिशन आयोडीनेशन। ये चीज तो समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग वन बाय वन करके ये सभी हैलोजेनेशन रिएक्शन को अच्छे से जानेंगे। बहुत ही डिटेल्स में ये चीज हम लोग स्टडी करने वाले आज। तो सबसे पहला हमारे पास है फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन का मतलब क्या है? जब अल्केन में फ्लोरीन का एडिशन करेंगे तो हमें अल्काइल फ्लोराइड मिलता है। कैसे मिलता है यार? देख लो यार, मान लो हमारे पास कोई अल्केन है, फ्लोरीन का एडिशन करते हैं, F2 का एडिशन। ये बताया था हैलोजेनेशन रिएक्शन को लाइट का जरूरत पड़ता है। बनाता क्या प्रोडक्ट? RH RF में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ से एक HF बाहर हो जाता, बाय प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमें अल्काइल फ्लोराइड मिल गया। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो फ्लोरीनेशन के साथ रिएक्शन करवा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है फ्लोरीनेशन को। अब बात आती है यार फ्लोरीनेशन को लाइट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? ये रिएक्शन इवन डार्क में भी कराया जा सकता है। क्यों ऐसा? तो इसके पीछे एक बेसिक सा रीजन है। बताया था तुम लोग को कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होता है। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप में होता है। तो यदि फर्स्ट स्टेप देखें, चेन इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या होता है? ये लाइट के प्रेजेंस में F डॉट में ब्रेक कर जाता है। और ये F डॉट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है, और इसलिए यहां पे लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ता। बेसिक रीजन यही है, समझे? F डॉट हाईली रिएक्टिव है या अनस्टेबल बोल सकते हैं, जिसके वजह से ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है, लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अल्काइल फ्लोराइड। अब देखो यार, ये एक्चुअली जो अल्काइल फ्लोराइड हम लोग इस मेथड से बना रहे हैं, ये मेथड प्रीफर नहीं किया जाता अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए। क्यों नहीं प्रीफर किया जाता है? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। देखो यार, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं फ्लोरीनेशन के बारे में, तो एक एक करके पहले समझा देते हैं, उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों फ्लोरीनेशन हम लोग इस हैलोजेनेशन मेथड से नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहला ही पॉइंट, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि इस रिएक्शन में हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है। यदि हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो ऐसे में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो भी ब्रेक कर जाता है। जैसे यार एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, मान लो हमारे पास CH3 CH2 CH2 फ्लोरीन, सॉरी यहां पे क्या है, अरे यार, CH3 CH2 CH2H। ठीक है ना, ये एक्चुअली CH3 है, इसमें फ्लोरीन का एडिशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकता है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। यार इसमें बड़ा दिक्कत है। चलो, समझना यार तुम लोग, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 फ्लोरीन का एडिशन करवा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मान लो लाइट रहता है, नहीं भी रहे तो भी रिएक्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट किस तरह से हम लोग बनाते हैं? तो प्रोडक्ट बनाना तो यार बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। क्या करना होता है? हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो बस वही काम करना है। पहला प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2F, क्या किए? यहाँ का हाइड्रोजन को निकाले, फ्लोरीन के साथ HF बना दिए और एक फ्लोरीन को यहाँ पे जोड़ दिए। फर्स्ट प्रोडक्ट तो ये बन गया। दूसरा क्या प्रोडक्ट बन सकता है? तो जहां जहां हाइड्रोजन दिख रहा है वहां से हाइड्रोजन हटाते चले जाओ। तो अब CH3, मान लें बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन जोड़ देते हैं। देखो यार, ये भी एक नया प्रोडक्ट बन गया। अब तुम लोग ये मत कहना कि सर इधर से भी हाइड्रोजन निकाल देते, ऐसा नहीं कर सकते। यदि हाइड्रोजन यहां से निकाल के फ्लोरीन ऐड कर देंगे तो यही प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मान लिया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट हमारा नया बना या वही प्रोडक्ट बन गया, तो ऐसे में आप क्या करोगे? IUPAC नेम लिख लो। IUPAC नेम यदि सेम आ गया तो समझ जाना सेम प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? हाँ, तो ये तो 2 प्रोडक्ट। क्या इसके अलावा भी और कोई प्रोडक्ट बनता है? यस, फ्लोरीनेशन के केस में और भी प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है? तो ये बताए थे ना, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण यहाँ जो CC बॉन्ड दिख रहा ना, ये सब भी बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। अब जरा सोचो, यदि ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक डॉट इधर एक डॉट इधर आएगा, दोनों डॉट पे आपको फ्लोरीन को चिपका देना है, बस और बस चिपका देना है। तो चलो यार देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यदि ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये वाले बॉन्ड को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3F प्लस यहाँ पे F को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3CH2F। समझ में आया?
अब इधर से तुम लोग ऐड मत करना, इधर से भी ब्रेक करोगे फिर ऐड करोगे तो सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे मेनली हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने का रीजन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ दिस रिएक्शन। एक्सोथर्मिक हीट इतना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है कि कार्बन कार्बन को बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा है, और इसलिए फ्लोरीन वहां भी जाके ऐड हो जा रहा है, समझे। तो अब एक एक करके फिर से पॉइंट देख लेते हैं। ये चीज तुम लोग नोट करके लिख लेना नीचे, ठीक है ना, काम आएगा। पहला पॉइंट था इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। सेकंड था रिएक्टिविटी ऑफ एफ डॉट इज वेरी हाई, ऑलरेडी यार बताए हुए हैं। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, देखो यार बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि कोई प्रोडक्ट यदि फाइनाइट अमाउंट में बन रहा है तो ऐसे में उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा है हमें। यदि प्रोडक्ट फाइनाइट अमाउंट में, ऐसा नहीं कि एक बहुत ज्यादा बन रहा है एक बहुत कम बन रहा है, एक 99% एक 1% बन रहा है, तो ऐसे में हम लोग वहां दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, लेकिन यदि दोनों क्वांटिटी फाइनाइट अमाउंट में, दोनों का सफिशिएंट क्वांटिटी मिल रहा है हमें रिएक्शन के दौरान, एक का 50% दूसरे का 50, 60, 40, 70, 30, यदि इस तरह से यदि हमें प्रोडक्ट का यील्ड मिल रहा है तो ऐसे में हम लोग वहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के से तीनों प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो सभी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं ये सभी के सभी सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। चेन ब्रेकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो ऑब्जर्व, दिख रहा होगा यहाँ पे, बताने की अब जरूरत नहीं है। तो ये फ्लोरिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं क्लोरीनेशन पे। तो चलो यार चलते हैं क्लोरीनेशन पे। तो नेक्स्ट क्लोरीनेशन पे आते हैं। तो एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्लोरिनेशन में हम लोग फ्लोरिनेशन के लिए ये मेथड प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? क्योंकि यहां पे आप लोग देख सकते हैं फ्लोरिनेशन के केस में क्या हो रहा है, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा था, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था। तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यदि हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं इस मेथड से तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो उसके साथ और भी बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो इस तरह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यील्ड कम हो जाता है। इसलिए यदि हमें अल्काइल फ्लोराइड चाहिए तो ऐसे में हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन कराते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में आप लोग यार हेलो एल्केन चैप्टर में आगे पढ़ोगे, क्लियर। तो अभी तो यार फ्लोरिनेशन के बारे में हो गया, अब क्लोरिनेशन के बारे में आ जाते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेन एडवांस या नीट की मैं बात कर लूं, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे गलती करवाएगा भी एग्जामिनर। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्यों गलती करते हैं यार अभी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्लोरिनेशन के पॉइंट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगेन यहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है। चेन ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व। अब देखिए यहाँ पे तुम्हें चेन ब्रेकिंग ऑब्जर्व नहीं होगा, जैसा कि बाकी जगह ऑब्जर्व हो रहा था ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चेन ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व, यानी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है। तो अच्छी बात है यार, ऐसे ही बात, ढेर सारा प्रोडक्ट फ्लोरिनेशन में मिल जा रहा था, क्लोरिनेशन में कम प्रोडक्ट्स मिलेगा। अच्छा है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यील्ड जो है ना वो अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया चेन ब्रेकिंग नॉट ऑब्जर्व। थर्ड, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट गेट फॉर्म इन अ सफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे भी जितने भी अल्केन में हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन जोड़ना है, तो इस तरह से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगेन यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलता है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है, और यदि सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा है तो ऐसे में हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्लियर है ये चीज? तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट को, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना ये, और यही पॉइंट है जिसकी वजह से एग्जामिनर आपसे गलती करवाता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड फॉर क्लोरिनेशन। मतलब यदि किसी रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट बताना हो तो आप स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग नहीं आंसर दे सकते हो। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। और प्रोबेबिलिटी फैक्टर देखो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्रीज 1:3.8 यहाँ पे मतलब आप लोग हो सकता नहीं समझ में आ रहा हो। मतलब ये कि 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने का प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, ये हाइड्रोजन को हटाने की प्रोबेबिलिटी है। 2 डिग्री हाइड्रोजन से हटाने का प्रोबेबिलिटी 3.8 है, 3 डिग्री को हटाने का प्रोबेबिलिटी 4.5 है। क्लियर है ये चीज ना। अब देखना, चलो नीचे हम लोग चलते एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। चलो
मान लो यार हमारे पास CH3 CH2 CH3 ये एक अल्केन है, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। क्लोरीनेशन है, लाइट का जरूरत पड़ेगा। याद रखना यार हैलोजनेशन रिएक्शन में अल्केन का रिएक्शन होता है विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। चलो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा इस चीज को हमें देखना है, ठीक है ना, क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट देखना है। तो क्या क्या दिखेगा यार, करना क्या है, हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन को जोड़ देना है। इतना तो यार बच्चा बच्चा कर सकता है। चलो यार करो बच्चों, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे हमने किस हाइड्रोजन को हटाया ये बता सकते हो? तो देखो हम इस वाले हाइड्रोजन को हटाया, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया। हाइड्रोजन के भी यार 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कह देते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाता है? तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा। अब बात आता है डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखते हैं? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे? तो देखिए 1 डिग्री कार्बन का मतलब वो कार्बन जो एक ही अदर कार्बन से अटैच हो, एक ही अदर कार्बन से अटैच हो, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। 2 डिग्री कार्बन किसे कह देंगे? वो कार्बन एटम जो 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा वो 2 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन कहा जाएगा ऐसे कार्बन जो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। 4 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा? तो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा वो 4 डिग्री होगा। जैसे समझने के लिए 1 2 3 4। अच्छा 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जो 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा क्या? यदि 4 डिग्री कार्बन यदि हम ले लिए तो 4 डिग्री कार्बन का मतलब एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो फिर इस पे हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो इसीलिए 4 डिग्री कार्बन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर होना चाहिए, ये सब छोटे छोटे डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे यदि हम इस हाइड्रोजन के बारे में पूछे कि ये वाला हाइड्रोजन कितना डिग्री है, तो देखो हाइड्रोजन का डिग्री देखना है ना, तो पहले तुम कार्बन का डिग्री देख लो। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा और ये कार्बन तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब इस कार्बन का या हाइड्रोजन का डिग्री 1 हो गया। इस कार्बन या हाइड्रोजन का डिग्री हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन का डिग्री देखना है या कार्बन का देखना है? तो देख लो कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 2 डिग्री होगी। और अगेन ये भी कितना डिग्री दिख रहा है? 1 डिग्री दिख रहा है। तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो समझ में आ रहा होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखना हो तो आप डिग्री ऑफ कार्बन देखोगे ऑलवेज। और डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखते हैं? सिंपली देख लो वो कितने अदर कार्बन आइटम से अटैच है। क्लियर यहाँ तक ना? हाँ चलो यार, होप कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। तो एक तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट कैसे बना? 1 डिग्री हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करके बना। अब एक और प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो अब 2 डिग्री हाइड्रोजन को यदि हम हैलोजन से रिप्लेस करते हैं, ये प्रोडक्ट इससे डिफरेंट है। 2 प्रोडक्ट मिल गया। क्या कोई और प्रोडक्ट तुम्हें दिख रहा है पॉसिबल यहाँ पे? जरा देखो और बताओ, कोई तीसरा प्रोडक्ट बन सकता है? तो अब इस हाइड्रोजन को तो हटाना मत है, इधर से हटाओ इधर से हटाओ, बात बराबर हो गया। यहाँ से तो हटा ही दिए। अब क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते। देख ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है बट उतना एक्सोथर्मिक नहीं है जितना फ्लोरीनेशन हुआ करता था। इसीलिए ये रिएक्शन क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे केवल 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब बताना है कि इस दोनों में मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ये कैसे बताते हैं? तो देखो यार बहुत बार क्या होता है, गलती हो जाता है। कैसे गलती हो जाता है? हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल पे स्टेबिलिटी देकर बताते हैं। मान ले यार हाइड्रोजन का यदि यहाँ पे हम निकालेंगे तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री। यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। देखकर लगता है कि जो फ्री रेडिकल 2 डिग्री वाला है वो मोर स्टेबल है और इसलिए हम लोग 2 डिग्री पे हैलोजन जोड़ के बता देते हैं इसे मेजर और इसे माइनर। यदि ऐसा कर रहे हो ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्लोरीनेशन ये फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे चलता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन पे जो हैलोजन का अटैक करने का प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट है, इसलिए प्रोडक्ट कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा ये डिसाइड करेगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर को किस तरह से अप्लाई करते हैं इसी चीज को हमें समझना है। तो चलो समझते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जानने से पहले एक चीज जान लो, किसी भी प्रोडक्ट का रिलेटिव अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं? रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। यहाँ पे एक इसको हम प्रोडक्ट ए कह देते हैं, इसको प्रोडक्ट बी कहते हैं, दोनों का हमें रिलेटिव अमाउंट चाहिए। कैसे बताएंगे रिलेटिव अमाउंट? तो देखो रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर
into number of that particular hydrogen, number of that particular, तो इससे हम लोग रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट बता सकते हैं। और परसेंटेज बताना होगा तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताते हैं, चलो अब हम लोग देखते हैं, इस चीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। समझना जरा ध्यान से यार, तुम लोग ये चीज नोट कर लेना, ठीक है ना, अभी मिट जाएगा इसलिए बता रहा हूँ, नोट कर लेना तुम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब हमें मान लो हमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए बताना है, कितना बनेगा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए बताना है। तो पहले तो यार ए बना कैसे ये देखेंगे। 1 डिग्री को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना, 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से बना। कैसे बना जरा बताओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए बन रहा है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना। अब यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बन रहा है तो ऐसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने थे इस मॉलिक्यूल में, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने थे ऐसे वाले। तो यहाँ पे 3 लगा हुआ था, यहाँ पे 3 लगा हुआ था, टोटल 6 हाइड्रोजन लगा हुआ था। तो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन 6, और 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी किसका देखेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन का देखेंगे। और 1 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है, 1। तो इसलिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। 2 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3.8 होता है, 3 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 4.5 होता है। क्लियर, याद रखना यार, ठीक है ना। अब बात आती है ए का, तो रिलेटिव अमाउंट पता चल गया, रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी बताना है। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी कैसे बताया जाए, रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी कैसे बताया जाए। चलो देखो यार, पूरा का पूरा मिट गया, इसलिए तुम लोग नोट कर लेना, जो मतलब नोट बना रहे हो। रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी कैसे बताएंगे। तो जो एग्जांपल लिया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल CH3 CH2 CH3 plus Cl2H न्यू, it gives CH3 CH2 CH2 Cl यहाँ पे लगा दिए और एक बीच वाले पे Cl लग जाएगा, ठीक है। यदि 2 डिग्री हाइड्रोजन की हम लोग बात करें, यहाँ पे यदि हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी फैक्टर हम लोग किसका लेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन का लेंगे। और 2 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है, 3.8। और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन, तो उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन का कितना नंबर है यहाँ पे, मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है मॉलिक्यूल में, बस यही बताना है कितना है यार, देख लो। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो 3.8 इंटू 2 कितना हो गया, 7.6। रिलेटिव अमाउंट किसका ज्यादा आया बता नहीं सकते हो। ए का कितना आ रहा था, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए कितना आ रहा था, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, अभी कैलकुलेट किए थे। बी का रिलेटिव अमाउंट कितना आया, 7.6 है, तो बी का रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है, इसलिए बी जो है ना वो मेजर होगा और ए जो है वो माइनर होगा। ये ए था हमारा और ये था बी, तो ये हो गया मेजर और ये हो गया। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने आता है कि भाई कितना परसेंटेज ए कितना परसेंटेज बी बनता है, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ए फाउंड कैसे बताएंगे परसेंटेज, तो ए का जो भी अमाउंट है, ए का कितना है 6, बाय में टोटल, देखिए बाय में क्या आएगा, टोटल कितना होगा 7.6 प्लस 6 दैट इज 13.6 इंटू 100, जो भी आंसर है। फिर परसेंटेज ऑफ बी यहां से आ जाएगा 7.6 और डिवाइडेड बाय में 13.6 इंटू 100। क्लियर यहां तक। चलो ये कैलकुलेट करोगे तो ये 44% आ जाएगा या ये 56% आ जाता है। तो B जो होगा वो मेजर हो जाएगा, A जो है वो माइनर होगा। आप लोग यहाँ से देखकर लग रहा होगा अरे यार इतना मेजर माइनर के लिए हम लोग ये तामझाम क्या किए हुए हैं। डायरेक्ट तो हम यार देख रहे थे यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाया, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ बन रहा था और इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन गया। ऐसा सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा। इस केस में तो चलो भाई आगे जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट दे रहा है और जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है वो माइनर प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पे तो ये चीज सही है, लेकिन हर केस में क्लोरीनेशन के केस में ऐसा सही नहीं होता है। हाँ, जब हम लोग ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे ना तो वहां ये चीज नोटिस करेंगे कि जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होता है ब्रोमिनेशन वही मेजर प्रोडक्ट देता है। जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन। बट क्लोरीनेशन में ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे तो चलो यार इस एग्जाम्पल में सब कुछ सही था। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जहां स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से चलेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये चीज मैं
क्लियर कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH CH3, यहाँ पे भी CH3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका क्लोरीनेशन कराया। सबसे पहले क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है पहले वो आप लोग लिख लो। तो चलो बताओ यार पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को। सबसे पहले यार ये तीनों CH3 ग्रुप जो दिख रहा है ये आइडेंटिकल दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, बात बराबर है। CH2 यहाँ पे Cl। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बता सकते हो? एक तो यार यहाँ पे हाइड्रोजन हटाए Cl, अब यहाँ पे हटाओ यार, यहाँ पे हटाओ, सब बात बराबर है, इसलिए वो सब टेंशन नहीं लेना। चलो लेकिन ये वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है ये इन तीनों से तो डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CCH3 CH3 और यहाँ पे हमने H की जगह पे Cl जोड़ दिया। यदि हम फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर देखें मेजर और माइनर, तो क्या होना चाहिए मेजर, क्या होना चाहिए माइनर, बताओ जरा। तो देखो यार यहाँ पे तो H हटा डॉट 3 डिग्री कार्बन के ऊपर आ रहा है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, तो आंसर ये मेजर होना चाहिए और ये माइनर होना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर से आंसर देखें तो देखते हैं क्या आता है। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए, इसको हम ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए का रिलेटिव अमाउंट कितना आ जाएगा? तो हमने हाइड्रोजन कहाँ से हटाया? 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया। 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल था कितना? 3 और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी फैक्टर। 1 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होता है बता दो यार? तो 1 ही होता है, तो दैट इज 9। रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो बी का रिलेटिव अमाउंट कितना हो जाएगा देख लो यार। तो बी हम लोग कैसे बनाए हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर बनाए, और 3 डिग्री हाइड्रोजन है कितना? 1। और प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन का? 4.5। तो मल्टीप्लाई कितने से कर दे? 4.5 से कर दे, तो ये कितना आ गया? 4.5। अब देखकर बताओ यार ए और बी में कौन मेजर हो रहा है कौन माइनर हो रहा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेजर हो जाएगा और नीचे वाला माइनर हो जाएगा। तो यदि तुम 3 डिग्री का फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी से चल रहे हो तो आंसर गलत हो जाएगा इस बार। देख रहे हो ना कैसे गलत हो जाएगा? 3 डिग्री से यार ये स्टेबल था फ्री रेडिकल 3 डिग्री, तो मेजर ये होना चाहिए था, ये माइनर, लेकिन तो ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। तो इसीलिए क्लोरीनेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, परसेंटेज यदि बताना परसेंटेज ऑफ ए तो कितना हो जाएगा? ये 9 बाय में 9 + 4 13.5 × 100, और परसेंटेज ऑफ बी फॉर्म कितना लिखेंगे? 4.5 बाय में 13.5 × जो भी आ जाएगा आंसर। तो समझे क्लोरीनेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गलती नहीं करना है आप लोग को। चले, तो ये तो क्लोरीनेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं ब्रोमिनेशन पे। ठीक, तो क्लोरीनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जिस भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो यहाँ पर बात है। बाय द वे हम इसके बाद एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही हम लोग करेंगे, जो भी हैलोजिनेशन फोटो हैलोजिनेशन पे बेस्ट क्वेश्चंस होगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए यार आप लोग अच्छे से नोट बनाते चलना ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्लोरीनेशन के बाद हम लोग आते हैं ब्रोमिनेशन। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्लोरीनेशन में एक और बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नोट करके लिख लेना, इस चीज़ को नोट करके पहले लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। क्लोरीनेशन में क्या स्टेप फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। तो क्लोरीनेशन डज नॉट फॉलो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर ये नोट कर लो, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलती हो ही जाता है और इसी पॉइंट की वजह से होता है। बच्चे क्या करते हैं, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखते हैं, जहां मोर स्टेबल फ्री रेडिकल आता है हैलोजन वहां लगा देते हैं और वहीं गलती हो जाता है। इसीलिए गलती नहीं करना, इसलिए नोट करके आप लोग पॉइंट लिख लो। सेकंड पॉइंट है, यदि फ्री रेडिकल कहीं बन रहा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ऐसे में हम लोग मेजर प्रोडक्ट वही बनाएंगे जो फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब वहां स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो होगा यदि फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इसलिए इसको भी नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है ना? एफ आर फ्री रेडिकल। इफ फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस then chlorination follows free radical stability order. Free radical stability
ऑर्डर। मतलब फिर आपको देखना ही नहीं है कि यार प्रोबेबिलिटी फैक्टर से क्या आ रहा है रिलेटिव अमाउंट किसी भी प्रोडक्ट का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कब? जब फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। मान लिया हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है CH2 CH3 है सिंपली, इसका क्लोरीनेशन करवा दिए HNO के प्रेजेंस में। अब हमें मेजर और माइनर बनाना है तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो यहाँ पे H दिख रहा है, इसको एक चीज याद रखना है, H बेंजीन में भी लगाओ, एक H इधर भी है, लेकिन कभी भी वहाँ का H मत हटाना। यदि यहाँ का H हटाएंगे तो डॉट आ जाएगा बेंजीन के ऊपर जो कि हाईली अनस्टेबल, डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, हाईली अनस्टेबल। इसलिए कभी भी ये सब H जो दिख रहा है ना, ये सब को कभी हटाने की गलती मत करना। पता चला यहाँ हटा के डॉट बना दिया और यहाँ पे भी Cl जोड़ रहे हो, ये सब गलती नहीं करना है, ठीक। तो चलो हाँ, तो अब यहाँ पे Cl को कहाँ ऐड करेंगे, एक यहाँ ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ ऐड कर सकते हैं, दो प्रोडक्ट यहाँ मिल सकता है। तो पहला प्रोडक्ट तो CH के साथ यहाँ पे ऐसा बना दिए और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा CH2 और यहाँ पे CH2Cl। कौन मेजर कौन माइनर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंख बंद करके यार हम बोलेंगे ये वाला जो है ये मेजर होगा। क्यों मेजर होगा? क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा, ये जो फ्री रेडिकल आएगा, दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है और रेजोनेंस का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पे ये मेजर हुआ वो माइनर। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर बाकी सभी जगह लगाएंगे, लेकिन यदि कहीं फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी फैक्टर गया काम से, ठीक है। ध्यान रखोगे ना इस बात का, ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया क्लोरीनेशन के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया। अब हम लोग आते हैं ब्रोमिनेशन पे। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में देखो यार, अगेन इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चेन ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व, यहां पे भी चेन ब्रेकिंग ऑब्जर्व नहीं होता है। थर्ड, ऑल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहां पे देखो यार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लोरिनेशन में सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्यों? क्योंकि वहां पे सभी प्रोडक्ट सफिशिएंट क्वांटिटी में बनता है। क्लोरीनेशन में भी हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्यों? क्योंकि वहां पे भी सभी प्रोडक्ट फाइनाइट सफिशिएंट क्वांटिटी में बनता है। लेकिन ब्रोमिनेशन में क्या लिख रहा है कि इट कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए इसमें कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं और कुछ प्रोडक्ट बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्रोमिनेशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ब्रोमिनेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। और इट सपोर्ट्स फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका काम आसान हो जाता है। मतलब यदि ब्रोमिनेशन में आपसे पूछ दिया जाए कि कौन माइनर बनेगा और कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो आसान है, बहुत आसान है। सिंपली यार H हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देख लो। जहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल दिख रहा वहीं पे H हटा के ब्रोमीन जोड़ेंगे और वही मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा। तो ब्रोमिनेशन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी, ये फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करता है। लेकिन क्लोरीनेशन फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए वहां नोट करके लिखवा दिए थे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर, अब ऐसा क्यों होता है तो ये समझने के लिए, ठीक है ना, इसके लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 82 और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1600 है, ठीक। अब इस चीज को हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं, क्यों इट सपोर्ट्स फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी बोला जा रहा है, व्हाई इट कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब समझ में आएगा एक एग्जांपल के हेल्प से। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसके बाद समझते हैं ये सारे पॉइंट्स को। मान लो हमारे पास CH3 CH2 और यहां पे फिर से CH3, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं Br2HNO, ठीक है। Br2HNO, दो प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा देख लो। पहला प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 और यहां पे हमने लगा दिया ब्रोमीन, एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम लोग को भी दिख रहा है, CH2 CHBr प्लस CH3, समझ में? इसको हम ए कहते थे, इसको बी कहते थे। अगेन तरीका वही होगा, रिलेटिव अमाउंट ए और बी को निकालने का। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए का रिलेटिव अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो ए का रिलेटिव अमाउंट, तो पहले तो ब्रोमीन को कहाँ ऐड किया गया, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन था कितना, तो 3 इधर 3 इधर, 6 हाइड्रोजन था। मल्टीप्लाई कितने से कर दे, अगेन 1 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 है तो 6 × 1, ठीक है।
क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? चल, रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी अब देख लेते हैं। रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी, बी का रिलेटिव अमाउंट कितना होगा? तो बी यहाँ पे है। बी कैसे बना भाई? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 2। 2 डिग्री हाइड्रोजन यही 2 है ना, और एक का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 82। अब देखिए यदि 2 डिग्री हाइड्रोजन एक भी रहा है ना, तो वो 1 मल्टीप्लाइड बाई 82 हो जाता है, दैट इज 82 वैल्यू। यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 इंटू 82 कितना हो गया? 164। अब जरा सोचो जरा, यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन के कारण जो रिलेटिव अमाउंट आ रहा है वो 164 आ गया, केवल 2 हाइड्रोजन से। यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन में जरा सोचो तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 है। ऐसे कितने हाइड्रोजन चाहिए थे इसके बराबर करने के लिए? 164 हाइड्रोजन चाहिए थे, और ये केवल 2 हाइड्रोजन में ही 164 को अटेन कर ले रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन में हमेशा 2 डिग्री हाइड्रोजन एक भी क्यों ना हो, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन वाले से ज़्यादा स्टेबल मतलब प्रोडक्ट बनाएगा। समझ रहे हो? एक हाइड्रोजन भी हो रहा है, जरा सोचो ना, मान लेना एक ही हाइड्रोजन होता है 2 डिग्री का, तो 1 इंटू 82 दैट इज 82। यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा, 10 होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन 15 होगा, 20 होगा, तो 20 इंटू 1 20 ही रहेगा। इसका तो एक ही हाइड्रोजन का वैल्यू यदि देखेंगे तो 1 इंटू 82 82, 2 हाइड्रोजन आ गया तो 164 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आप केवल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखकर आंसर बता सकते हो। तो अब यहाँ यदि हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा? 6/160 170 हो जाएगा ना, टोटल जोड़ देते हैं 164 प्लस 6 170 इंटू 100। अब यहाँ पे तुम जरा देखो एक का अमाउंट और दूसरे का अमाउंट कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जरा देखो। ये 99% के अप्रॉक्स आएगा और ये 1% के अप्रॉक्स आएगा, और इतना लार्ज डिफरेंस होने के बाद अब देखो यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं बना, एक तो 99% बन रहा है और एक 1% बन रहा है। तो अब दोनों प्रोडक्ट सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्रोमिनेशन के केस में आप सिंपली फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देख लो। 2 डिग्री यदि फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है तो 2 डिग्री पे हैलोजन जोड़ दो। 3 डिग्री पे मोर स्टेबल दिख रहा है, 3 डिग्री पे हैलोजन जोड़ दो। जहां स्टेबल फ्री रेडिकल दिख रहा है वहां हैलोजन जोड़ दो, और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे मेजर जो होगा वो ये वाला होगा। आग बंद करके यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ठीक, तो ये चीज नोट कर लो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। चलो अब 3 डिग्री वाला ले लेते हैं, CH3 H। अगेन Br2 के साथ हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं। अगेन यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या मिलेगा? CH3CH, यहाँ पे CH2Br प्लस CH3, एक तो प्रोडक्ट यहाँ मिला। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3C, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। इसको हम A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। अब तुम लोग खुद से कोशिश करिए जरा, वीडियो पॉज करके, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए क्या होगा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी क्या होगा। देख यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन पे केवल एक ही हाइड्रोजन था, लेकिन जब उसका रिलेटिव अमाउंट निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा, जरा देखो तो। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए, तो ए कैसे बनाया गया? 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के बनाया गया। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना था? 3 3 3 9, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो 1 ही होता है, तो 9 इंटू 1 9। यदि रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी का बात किया जाए तो बी का कितना हो जाएगा रिलेटिव अमाउंट? तो बी कैसे बनाया गया? 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर बनाया गया। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना? 1 है ओनली, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? 1600 है। 1600 है तो मल्टीप्लाई कर दो यार, 1 इंटू 1600 दैट इज 1600। अब परसेंटेज यदि हम निकालना चाहें तो 9/1600 9 इंटू 100, और यहाँ से यदि निकालना चाहें तो 1600 अपॉन में 1609। मतलब यार समझ रहे हो, ये 99% से भी ज़्यादा आएगा, ये 0.9% से भी कम आएगा ऐसा। अगेन इतना ज़्यादा डिफरेंस है, क्या बोल सकते हैं कि अगेन यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझे? तो ये हो गया ब्रोमिनेशन का पूरा कहानी। आप लोग इसको नोट कर लो, इस एग्जांपल को। तो पूरे कहानी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रोमीन जो है ना वो सिलेक्टिवली मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे जाकर अटैक करता है।
सेलेक्टिवली मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे अटैक करता है। मतलब ब्रोमीन पहले देखता है कि भाई फ्री रेडिकल कहाँ ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, जहाँ ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है वहाँ पे ब्रोमीन जाके ऐड हो जाता है। लेकिन क्लोरीनेशन या फ्लोरीनेशन में ऐसा नहीं था। फ्लोरीनेशन की हम बात करें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, अनस्टेबल कौन होता है, या रिएक्टिव की बात करो तो एफ डॉट रिएक्टिविटी, यदि हम ऑर्डर देखें रिएक्टिविटी तो एफ डॉट सबसे ज्यादा रिएक्टिव, Cl डॉट, Br डॉट और फिर लास्ट में I डॉट लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे Br डॉट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, Cl डॉट F डॉट के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो समझना इस चीज को। F डॉट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे ही F डॉट बना तो उसको भाई अटैक करना है, वो ज्यादा देर तक F डॉट अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई चाहिए, तो इसीलिए F डॉट देखता है भाई ज्यादा हाइड्रोजन का वहां पे अटैक कर देता है। ठीक, Cl डॉट के साथ भी सेम केस है, Cl डॉट का भी रिएक्टिविटी अच्छा खासा होता है, इसलिए Cl डॉट के पास भी ज्यादा समय नहीं होता, उसको जल्दी से कहीं जोड़ना है तो वो देखता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, मतलब वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर की ओर जाता है। लेकिन Br डॉट स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, उसके पास समय है, इसलिए क्या करता है Br डॉट बोलता है सारे फ्री रेडिकल को बन जाने दो, जो ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा ना उसके पास जोड़ेंगे, वो स्टेबल है यार, वो रह सकता है थोड़ी देर। लेकिन F डॉट Cl डॉट बहुत ज्यादा चुलबुल है, उसको तुरंत कहीं ना कहीं अटैक करना है। ठीक, इसलिए ये सब तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन Br डॉट क्या फॉलो करता है, सेलेक्टिविटी रूल, इसीलिए वो जाता है Br डॉट इज वेरी सेलेक्टिव इन नेचर और इट फॉलो सेलेक्टिव रूल। सेलेक्टिव रूल का मतलब क्या है, ये फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, तो लिखने का एक पॉइंट नोट करके और लिख सकते हो, ब्रोमिनेशन फॉलो सेलेक्टिव रूल, ब्रोमिनेशन फॉलोज सेलेक्टिव रूल। ठीक है, नोट करके ये चीज लिख सकते हो तुम लोग। तो चलो, ये ब्रोमिनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग लास्ट आते हैं आयोडीनेशन पे। तो चलो आयोडीनेशन देखते हैं। आयोडीनेशन, हाँ, तो आयोडीनेशन चलो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आयोडीन, आयोडीनेशन I2 प्लस RH इट गिव्स Ri प्लस HI। पहला चीज तो यार, जहां भी HI पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो एक चीज याद रखना यार HI के बारे में, HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज यार याद रखना, जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HI दिख जाए तो याद रखना इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट और अ वेरी स्ट्रॉन्ग, गुड के जगह पे हम बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, ये अपना H आसानी से दे सकता है। रिमूवल ऑफ H इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे Ri का प्रोडक्ट जो है बहुत ही पुअर प्रोडक्ट हमें मिलता है Ri का। अब बात आती है यार Ri का प्रोडक्ट बहुत ही पुअर क्यों मिलता है, तो देखो यार, जो हम लोग फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, 4 प्रोसेस पढ़ रहे हैं। याद रखना, हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए केवल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाते हैं। यदि हमें अल्काइल फ्लोराइड चाहिए या हमें अल्काइल आयोडाइड चाहिए तो इसके लिए हम लोग ये फोटो हैलोजिनेशन मेथड प्रेफर नहीं करते हैं। फ्लोराइड के लिए हमने बताया स्वार्ट्ज रिएक्शन, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, फ्लोरीनेशन के लिए। यानी यदि हमें अल्काइल फ्लोराइड चाहिए, RF चाहिए, तो हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन कराते हैं। और Ri यदि चाहिए तो इसके लिए हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे हैलो एल्केन में, फिंकलस्टीन करवाते हैं ये Ri को ऑब्टेन करने के लिए। हम लोग फोटो हैलोजिनेशन से RF क्यों नहीं ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिलता नहीं है भाई, इसलिए हम लोग ये रिएक्शन नहीं करवाते हैलोजिनेशन वाला, उसके लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। और Ri ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड क्यों नहीं यूज करते, अब ये एक सवाल आता है। तो इस चीज के पीछे देखो यार, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ, द यील्ड ऑफ Ri इज पुअर। यहाँ पे Ri का यील्ड पुअर आता है, क्यों आता है पुअर, इसके पीछे देखो, यहाँ पे देखो, द यील्ड ऑफ Ri इज पुअर। सबसे पहले ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, फ्लोरीनेशन हाईली एक्सोथर्मिक, क्लोरीनेशन थोड़ा लेस एक्सोथर्मिक, ब्रोमिनेशन और लेस एक्सोथर्मिक, आयोडीनेशन जो है ना वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। एंडोथर्मिक का मतलब हमें हीट देना पड़ता है। अब खुद सोचो यार, किसी रिएक्शन को हीट देना पड़ा तो वो रिएक्शन क्या होगा, स्लो रेट से होगा। ठीक है, और कोई रिएक्शन अपने आप हीट रिलीज कर रहा तो वो फास्ट रेट से होगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक तो रीजन ये हो गया। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल क्यों,
लीस्ट रिएक्टिव आई डॉट ऑलरेडी बता चुके हैं, एफ डॉट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सी एल डॉट लेस रिएक्टिव, आई डॉट और बी आर डॉट और रिएक्टिव, आई डॉट बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ही स्टेबल होता है, ऐसा बोल सकते हैं आई डॉट। क्यों भाई? आयोडीन का इतना बड़ा साइज है, उसमें केवल 7 इलेक्ट्रॉन को रखना बहुत आराम की बात है भाई, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं, इसलिए आई डॉट बहुत ही स्टेबल होता है। अब चलो ये चीज तो समझ में आ रहा है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए आई डॉट क्या होता है, जल्दी से जाता ही नहीं किसी एल्केन पास अटैक करने के लिए। यहां पे I2 क्या होगा, ब्रेक करेगा 2I डॉट में, और ये I डॉट क्या करेगा, RH पे अटैक करेगा, यहां से H निकल जाएगा, ये RI बना देता है। तो यहाँ पे ये I डॉट भाई इतना लेस रिएक्टिव होता है ना कि यहाँ पे H को हटाएगा, R के साथ ऐड होगा, बहुत ही धीरे प्रोसेस, बहुत ही स्लो। क्यों? लेस रिएक्टिव, इसका मन ही नहीं है भाई, मन ही नहीं भाई इसको किसी के साथ जोड़ने का, खुद मस्त मौला है, समझे? तो ये एक वजह हो गया लीस्ट रिएक्टिव नेचर। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इसका रीजन है रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल क्यों? देखो भाई यहाँ HI बना, अब यदि HI बन रहा तो होता क्या है, RI जो है ना वो HI के साथ कंबाइन कर जाता है, और HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो HI तुरंत अपना H मतलब दे देता है, ऐसा समझ लो। अब जैसे H डॉट दे दिया तो H डॉट है भाई अनस्टेबल, ये तुरंत क्या करेगा, H डॉट इस पे अटैक कर देगा, यहाँ से I को बाहर निकाल देगा। अगेन क्या बना दिया, ये RH प्लस I डॉट मिलके बना देता है I2, मतलब हम लोग जहां से चले थे वहीं हमें फिर से मिल गया। देखो पहले I2 प्लस RH बनाया, RI प्लस HI, लेकिन HI अपना H इसको दे दिया। क्यों? HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अपना H तुरंत दे देता है, तो इसको यदि दे दिया तो फिर से RH प्लस I2 मिल गया, मतलब फिर से हम लोग यहीं पहुंच गए, मतलब रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। इसलिए RI का प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत ही लेस, मतलब ये रिएक्शन को हम देखें तो एरो एक ऐसा है तो ये ऐसा भी है, बिल्कुल रिवर्सिबल नेचर होता है, इसलिए हम लोग आयोडीनेशन इस मेथड से नहीं करवाते हैं। HI प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस RI फॉर्म्ड इनटू अल्केन, मतलब जो RI बन रहा है वापस उसको अल्केन में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम लोग ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी नहीं करवाते। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन जो हम लोग केवल 2 के लिए करवाते हैं, किसके लिए, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए। फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन हम लोग इस मेथड से नहीं करवाते, रीजन बहुत ही क्लियर होगा अब, ठीक। तो इस तरह से आयोडीनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, इसलिए जो भी 2 लेक्चर अभी हमने पढ़ाया आप लोग को, पहला फ्री रेडिकल के बारे में पूरा बेसिक से आपको बताया, फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में बताया, मैकेनिज्म के बारे में बताया, फ्री रेडिकल रिएक्शन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है, और फिर चारों फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है फोटो हैलोजिनेशन का चारों टाइप, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, इसके बारे में 1 बाय 1 बिल्कुल डिटेल में हमने आज एक्सप्लेन कर दिया हर एक पॉइंट। तो अब नेक्स्ट क्लास में यार एक लेक्चर हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं पे अभी समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।